Hello friends, welcome to Coaching Classes by Ash. So continuing my session further, today I'll be taking your section 54 in which your sale has been defined. So as you all are aware that I have already completed section 52, 53, 53A, that was Doctrine of Part Performance, and now I'm continuing the lesson further to section 54. So my target audience is judiciary aspirants, law students, anyone who has opted law as an optional subject, and anyone who wants to know about TPA 1882, you people are most welcome. Now, section 54 that defines your sale says that sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised. Okay? So sale जो होती है वो आपकी सेक्शन 54 में डिफाइन की गई है और उसकी जो पहली दो लाइन्स है, अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे या आप किसी भी बुक में देखेंगे तो पहली दो लाइन्स यही कहती हैं कि सेल जो है वो ओनरशिप का ट्रांसफर है जिसके एक्सचेंज में आपको प्राइस मिलता है, ठीक है, जो कि प्रॉमिस किया हुआ होता है या पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड होता है। तो सेक्शन 54 आपके 3 सब्जेक्ट से डील करेगा। पहला तो डेफिनेशन ऑफ सेल, आप बेयर एक्ट अगर आप लोगों के पास है तो उसको प्लीज खोलिए, और सेक्शन 54 में अगर आप देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जिसमें सेल आपका डिफाइन किया गया, दूसरे में बोलता है सेल इज हाउ मेड, एंड तीसरा बोलता है डिलीवरी ऑफ tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in possession of the property. So mode of transfer by sale and contract for sale is your third thing that has been provided in your section 54. Now section 54 के essentials क्या हैं? किसी भी सेल को कंप्लीट होने के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला है पार्टीज। 2 पार्टीज होती हैं, मतलब 2 लोग होते हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। ये तो ऑब्वियस है कि आप लोग को पता होगा सेलर और बायर कौन होगा। जैसे ट्रांसफर और ट्रांसफरी था तो सेलर वो है जो बेच रहा है और बायर वो है जो खरीदेगा। सेकेंड इसका एसेंशियल है सेक्शन 54 का कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सेल अगर हो रही है, इफ एनीथिंग इज बीइंग सोल्ड, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो सब्जेक्ट मैटर होगा। और प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन 54 के सेल में इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। थिंग्स अटैच टू अर्थ भी आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, एक्सेप्ट आपका स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। नाउ थर्ड एसेंशियल इज ट्रांसफर और कन्वेंस। ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल होगा तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा या कन्वे होगी वो दूसरे इंसान को, बायर को आई मीन। तो ये है आपका थर्ड एसेंशियल। चौथा है जब आप किसी चीज को ट्रांसफर करोगे, सेलर कोई चीज बेचेगा तो वो बेचने के लिए वो एक प्राइस लेगा या कंसिडरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग अपने लॉ के टर्म्स में। तो वो कंसिडरेशन क्या होगा? मनी कंसिडरेशन। और मनी कंसिडरेशन कैसा होगा ये आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 77 में डिफाइंड है। फिर आते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। जो सेल है वो 2 प्रकार से ट्रांसफर की जा सकती है, यानी जो सेल है वो 2 प्रकार से हो सकती है। पहला होता है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, आप जो चीज़ है उसको डायरेक्टली डिलीवर कर दो और उसको यानी उसका पोजीशन दे दो आप दूसरे इंसान को, बायर को, और या तो सेल डीड। तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन कब होती है? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी 100 रुपीज से कम की होती है। और सेल डीड आपकी कब होगी, यानी रजिस्टर्ड कब होगा? ये हमने आपको बहुत शुरुआत में बताया था जब टीपीए स्टार्ट किया था। तो रजिस्टर्ड हमेशा तब होगा जब आपकी वैल्यू ऑफ टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपीज से ज्यादा या 100 रुपीज की होगी। अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो गए हैं, तो अभी ये है कि आप डिलीवरी ऑफ पोजीशन if it is less than 100 also, then you can also do it with registered document. So please check the latest amendments and be aware with the laws that are amended and be aware with the news relating to laws. So डिलीवरी ऑफ पोजीशन का चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप अगर आप ये भी लिखते हैं कि वेयर रिमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन 100 रुपीज, या डिलीवरी ऑफ पोजीशन कैन बी मेड, तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, ये भी सही है। नेक्स्ट कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल।
Now, this is, yes, important for the mains. So you people can just pause the video and note it down somewhere. So, and yes, apart from your pre, the lessons that I am making, I am giving you the special points in them. So please take out time and note them somewhere, because these are really very important for you people. If you qualify main pre, you have to face mains, right? तो मेंस में आपको पूरा इलेबोरेट करके लिखना रहता है. तो ये चीज़ें जो मैंने लिख रखी हैं, आप अगर इतने पॉइंट्स भी लिख देंगे, उसको अपनी भाषा में इलेबोरेट कर देंगे, आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे. तो नाउ कमिंग टू द नोटेबल डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. पहला तो नेचर. सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस समथिंग मोर, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्लस ट्रांसफर, तब जाके कन्वेंस होता है. ठीक. लेकिन अग्रीमेंट टू सेल क्या है? Agreement to sell is a contract simpliciter. So sale is an executed contract, where agreement to sell is an executory contract. तो agreement to sell यानी एक agreement हो रहा है, एक चीज execute होगी, तो ये एक executory contract हो जाता है. ठीक. Now the second difference is passing of title. So sale affects the transfer of ownership, whereas agreement to sell does not create any interest in the subject matter of the contract. Then the third is consequences of breach. So अगर in case of sale, breach as such is unthinkable, but the covenants in sale may be broken. This gives rise to the liability to pay damages. In case of agreement to sell, its breach is quite possible. It may create liability to pay damages or even decree for the specific performance of contract. So I have written here SRA, Specific Relief Act. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर हाँ, आई हैव कंप्लीटेड दिस SRA on Unacademy. So yeah, if you people are on Unacademy also, so I have completed this TPA, whole TPA and Specific Relief Act there, so you people can follow and see the videos there also. And those who are not on Unacademy, don't worry, I am completing the lessons here also, so you need not worry. जो उसमें है वही इसमें भी है, कुछ अलग नहीं है, बल्कि और अच्छे से एक्सप्लेन ही किया है. फिर आते हैं सेक्शन 55 पे. सेक्शन 55 डील्स विद द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर. सो ओपन योर बेयर एक्ट एंड गो थ्रू द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर. प्लस इसमें दो चीज और इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड ड्यूटीज ऑफ परचेजर फॉर योर मेल्स. एंड फॉर योर फ्री यू कैन जस्ट mug up the section. The rights and liabilities of buyer and seller have been provided in section 55. So just go through the duties of seller and duties of purchaser, and rights and liabilities of buyer and seller वही होगा. The seller is bound to disclose the buyer any material defect in the property, etc. So you people just go through it, and if you have any problem, any confusion, you can ask me in the comment section. I'll be more than happy to help you people. Now, next important thing is section 56. So section 56 says marshalling by subsequent purchaser. Okay. And with your section 56, I am taking a section 81. तो जब भी आप section 56 पढ़िए, section 81 उसके साथ में ही पढ़िएगा, क्योंकि दोनों में मार्शलिंग दे रखी है और इसका एग्जाम्पल एक दिया है जिससे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, A ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 to B. Okay, and then A transfers his property 2 to C. Now what will happen in this case? B will exhaust both the properties P1 and P2, and thereafter C will get the property. Why, if you ask me? Then open your section 56. So your section 56 says marshalling by subsequent purchaser, and it says that if the owner of two or more properties mortgages them to one person and sells one or more of the properties to another person, the buyer is, in the absence of a contract to the contrary, entitled to have the mortgage debt satisfied out of the property or properties not sold to him, so far as the same will extend, but not so as to prejudice the rights of the mortgagee or persons claiming under him or any of the other person who has consideration acquired and interest in any of the properties. Okay, so this was your marshalling. कि A अपनी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों B को देता है. ठीक, और उसी के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी 2 B को तो देता ही है, साथ में वही सेम प्रॉपर्टी वो C से मॉर्गेज कर देता है. तो इस केस में ये होगा कि B will exhaust property 1 and property 2, and then after B will exhaust the property, then C will get the property.
नाउ इसी के साथ एक सेक्शन और आ जाता है, सेक्शन 48A। सो ओपन यू बेयर एक्ट और बुक वॉट एवर यू हैव टू सेक्शन 48। तो 48 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं जिसको, उसकी आप हेडिंग पढ़ेंगे तो है प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। तो सेक्शन 48A और सेक्शन 56 और सेक्शन 81 ऑब्वियसली इन तीनों को साथ में पढ़िएगा। नाउ इट सेज there is a maxim known as qui prior est tempore piter est jure, that means what is first in the point of time is better in law। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला पढ़ा होगा, वही इसमें एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 48A बोलता है कि A ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी टू B देन टू C देन टू D, ठीक। या इसको और सिंपल भाषा में बोले, ए की एक प्रॉपर्टी है जो पहले बी के पास है, फिर सी के पास है और फिर डी के पास है। तो इसमें नंबर 1 पे पहले बी आया, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो बी को मिलेगी। बी जब उसको पूरा एग्जॉस्ट कर लेगा, इसको जितना बेनिफिट लेना है वो लेगा, फिर सी को, फिर डी को, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला रूल एप्लीकेबल होता है आपका सेक्शन 48 पे। एंड सेक्शन 48 अगर आप लोग के पास बुक नहीं है, सो आई एम रीडिंग इट, यू पीपल लिसन इट। Section 48 says where a person purports to create by transfer at different times rights in over the same immovable property, and such rights cannot all exist or be exercised to the full extent together. Each later created right shall, in the absence of special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the rights previously created. तो सेक्शन 48 इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल मैक्सिम। इक्विटी की एक मैक्सिम भी है, आप लोगों ने अगर लॉ ऑफ इक्विटी पढ़ा हो कि where equities are equal, first in time shall prevail, and it provides that if there is a successive transfer of property, each later transfer shall be subject to previous transfer। तो पहले B को, फिर C को, फिर D को। ये है आपका सेक्शन 48 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जिसकी हेडिंग है प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। नाउ this was all for today, and I have this extra slides for you people so that you can just get your quick happiness tips. So first is that don't listen to gossip. Second is ignore what people say about you. Third is design your own life because you are the creator of your own life. And then fourth is look for the good in every situation. Fifth is develop an attitude of gratitude. Sixth is laugh more. This one is more important. Please laugh. Please laugh on everything. Please laugh on yourself. I mean, don't laugh at people, okay? Going on road and you keep on laughing, they'll think you're mad. But then it doesn't matter, okay? If you want to laugh, laugh. No one's going to stop you. Then seventh is, once it's past, let it go. The seventh is also important. Those who are pondering in your past, please get up, wake up. It is your past. You don't live in your past anymore. Just let it go. Now, this was Aaj Ka Gyan from my side. And yeah, thank you for watching the video. I hope you people understood what section 54, 55, 56, 48A, 81 were all about. So this was all for today, and keep on liking, keep on subscribing. And if you have any questions relating to the Transfer of Property Act, you can ask me in the comment section. I'll be happy to help you people. Thank you.